नमस्कार न्यूज़ इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा चलते हैं कुशीनगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। तो देखिए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इस समय कुशीनगर पहुंचे हुए, जहां पर कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, 451 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। खड्डा तहसील के भवन का उद्घाटन भी देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा चुके हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं कुशीनगर पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम कुशीनगर के दिग्गज नेता बीजेपी के इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। लेकिन कुशीनगर को बड़ी सौगात, एक लंबा इंतजार था कि आखिर कब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। सीएम योगी की अगर हम बात करें तो हाल ही में बीजेपी ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, दूसरी बार जो सरकार बनी है, और उन्हीं उपलब्धियों के बाद 1 साल की उपलब्धियां गिनाने के बाद आगे का पड़ाव भी है। एक और बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। सुबह 11:30 बजे, अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग ऐलान करेगा और एक ही चरण में हो सकते हैं चुनाव, ये भी कहा जा रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से बस थोड़ी ही देर में होने वाला है। चुनाव आयोग 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी एक चरण में चुनाव हो सकते हैं। दोनों दलों के लिए कर्नाटक बेहद अहम है, चाहे वो कर्नाटक हो में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। कर्नाटक में दोनों पार्टियों की भूमिका दर्शाएगी कि किस तरह से धरातल पर जी जान से दोनों पार्टियां लगी रही और परिणाम और तारीखों का ऐलान। बिल्कुल, बीजेपी एक बार फिर से सरकार में वापसी की कोशिश करेगी, तो कर्नाटक भी ये चाहेगी कि देखिए जिस तरह से शुरुआत में तो उसने सरकार बनाई थी, हालांकि कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद सरकार बदल गई थी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने जद्दोजहद की है। अब समय आ चुका है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 11:30 बजे चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसका अब से बस कुछ ही देर में खुलासा हो जाएगा। इसकी जानकारी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। तो आज तारीखों का ऐलान, निर्वाचन आयोग की बात करें तो अब से कुछ ही देर में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11:30। तो चलिए जल्दी से समीकरणों के बारे में भी अब जान लेते हैं। लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय राज्य की प्रमुख जातियां हैं, जो कि काफी अहम और मायने रखती हैं कर्नाटक में। दोनों पार्टियों की नजर है। बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। इस बार भी जेडीएस की भूमिका भी काफी अहम रही है हर बार के चुनाव में। कुल विधानसभा सीटें 224, बहुमत का जादुई आंकड़ा 123, जिसको पाने की तैयारी में इस समय दोनों पार्टियां लगी हैं। तो देखिए अब से बस कुछ ही देर बाद कर्नाटक में चुनाव कब होने हैं इस बात की जानकारी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज है कि कर्नाटक में तमाम मुद्दे हैं जिस पर राजनीतिक पार्टियों ने तमाम कोशिशें करी हैं उन पर पकड़ बनाने की, लेकिन आखिर जनता का साथ किसे मिलेगा ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान 11:30 बजे निर्वाचन आयोग की ओर से होगा। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स अब देख लेते हैं कि आखिर चुनावी समीकरण क्या कहते हैं कर्नाटक में। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव 2018 के क्या समीकरण रहे हैं वो बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए 224 सीटें हैं, 113 का बहुमत का वो जादुई आंकड़ा है जो पार्टियों को छूना है ताकि वो सत्ता तक पहुंच सके। बीजेपी की बात करें तो सन 2018 में 104 सीटें जीती थी, 36.35%
वोट मिले थे बीजेपी को, वोट शेयर था। बिल्कुल। और अगर इसके बाद हम बात कर लें कांग्रेस की, तो यहां पर आपको बता दें कि 80 सीटें आई थी और वोट बैंक यानी वोट प्रतिशत की अगर बात कर ले तो 38.14 वोट प्रतिशत यहां पर रहा था। और जेडीएस की क्योंकि अहम भूमिका थी तो 37 सीटें थी जिसका वोट प्रतिशत 18.3 था। तो चलिए आगे बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव 2013 की, किस तरह से पार्टियों को वोट मिला। कांग्रेस की बात करें तो 122 सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी कांग्रेस सन 2013 के चुनाव में। 36.6% वोट शेयर था कांग्रेस के पाले में, क्योंकि उस समय कांग्रेस का दबदबा काफी हुआ करता था। तस्वीरें कब बदली? सन 2014 के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी आए सत्ता में। बिल्कुल। जेडीएस की बात कर लें तो देखिए 2013 में 40 सीटें मिली थी, 20.2 का वोट प्रतिशत जेडीएस के पास था 2013 में, और बीजेपी को 40 सीटें मिली थी यानी 19.9 का वोट प्रतिशत। अब सबसे अहम चीज है कि अगर हम कर्नाटक के जातीय समीकरणों की बात कर लें तो आखिर उसकी क्या जानकारी है वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर SC/ST जो वोट परसेंट है वो 24.5% है, मुस्लिम परसेंट 16% है। वहीं लिंगायत की बात करें तो 14%, वो कलिंगा की 11%, कुरुबा की 7%। ये तमाम जातियां जो कि काफी अहम है, लेकिन मुस्लिम और SC/ST वोट बैंक बहुत ही ज्यादा। ओबीसी की बात करें तो इनकी भी काफी अहम भूमिका है आने वाले चुनाव में। वहीं अब देखिए, अब बात कर लेते हैं आरक्षित सीटों के बारे में। दलित की बात करें तो 36 आरक्षित सीटें विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। इसके साथ ही आदिवासियों के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं, मनोनीत 1, सामान्य 173। ये हम आपको बता रहे हैं कि आरक्षित सीटों की आखिर क्या स्थिति जो है वो विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के रहने वाली है। तो चलिए, आखिर 24 मई वो तारीख है जब कर्नाटक के विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा और कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज के दिन होने वाला है। 2018 के विधानसभा चुनाव 104 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और कांग्रेस ने 80 और जेडीयू ने 37 सीटें जीती थी। बिल्कुल। लेकिन आखिर इस बार जीत का परचम किस पार्टी को लहराने का मौका मिलेगा? आखिर सत्ता का ताज जनता किसे पहनाएगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे अहम चीज आज ये जरूर पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव कब होने वाले हैं। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की और उसमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कर्नाटक में चुनाव कब होगा, कितने चरणों में होगा। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक चरण में ही चुनाव जो है वो हो सकता है। 224 सीटें हैं कर्नाटक में, 123 का जादुई आंकड़ा है जो हर राजनीतिक पार्टी को छूना होगा अगर वो सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि नतीजों के बाद पता चलेगा कि स्थिति क्या होगी, गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर कोई एक पार्टी ही ऐसी होगी जो बहुमत तक पहुंचेगी। फिलहाल आज 11:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आज के दिन चर्चा करेंगे कर्नाटक चुनाव को लेकर कि आखिर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, समीकरण क्या कहते हैं। महेश वर्मा नेता बीजेपी के, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के, सर्वेश्वर पाठक होंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट और दीपक चौबे भी हमारे सहयोगी जो कि हर पल आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्वेश्वर जी, रत्नाकर जी, महेश जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले सर्वेश्वर जी आपके ही पास आ जाते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, तो समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक की अगर बात करें तो हर बार तस्वीरें सूरत थोड़ी बदली बदली सी दिखाई देती हैं। इस बार की चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर पुराना देखा जाए जो 2018 में इलेक्शन हुआ था, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, महाअष्टमी व्रत की, और यह माता हम लोगों के जीवन में खुशियां लाए।
देखिए 2018 का चुनाव अगर देखा जाए तो वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला था, कोई भी पार्टी जादुई आंकड़ा जो है उसको छू नहीं पाई थी। बीजेपी को 104 सीटें और 36% वोट, कांग्रेस 25 सीट लाई थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस को ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मिले थे बीजेपी का। 2013 में भी देखा जाए तो कांग्रेस ने 122 सीटें लाई थी और वोटिंग परसेंटेज जो था उनका 36% था। तो वो जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंट है वो उसी में वैरी कर रही थी। इवन 2013 के मुकाबले वो 3% ज्यादा वोट के जो आंकड़े हैं उसको छुआ था, लेकिन वहां पे सरकार बनी, फिर आपने हमने सबने देखा क्या हुआ। अभी की बात बता दे तो देखिए अभी जो समीकरण है वो अलग है। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स और रिपोर्ट आ रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन 2013 या 18 में रहा था कर्नाटका में, जो वो प्रदर्शन इस बार रह पाएगा। लेकिन वही इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखिए गुजरात में आपने हमने सबने देखा था कि किस तरह कांग्रेस का डिबैकल हुआ, जबकि जो गुजरात में 2017 में जो इलेक्शन हुआ था वहां कांग्रेस अच्छे परफॉर्म की थी। लेकिन 2022 में देखिए क्या हो गया, मतलब कांग्रेस का। तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस में पहले वाली वो धार इस बार नहीं होगी, क्योंकि कोई धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं किया गया या सरकार को घेरने की बात नहीं लेकिन की मुझे लगता है कि सर्वेश्वर जी कांग्रेस को काम करने की जरूरत है, क्योंकि हाल में हमने जब 3 जगह पर विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे देखे और तीनों जगह ही कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, तो काम करने की जरूरत तो है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, 11:30 बजे चुनाव आयोग की ओर से ऐलान किया जाना है और ये माना जा रहा है संभवतः इस बार भी एक चरण में चुनाव हो सकता है। जी बिल्कुल चारुल, और देखिए मात्र सिर्फ 17 मिनट और रह गए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग अपनी घोषणा करेगा। हालांकि अगर बात की जाए तो पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था तो एक चरण में हुआ था और इस बार भी एक चरण में ही उम्मीद है कि एक चरण में किया जाए, क्योंकि 224 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर चुनाव करवाने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण में पहली सरकार है कर्नाटक में और उसको चाहती है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी कि दोबारा से रिपीट किया जाए। जिस तरीके से अगर बात की जाए उससे पहले उसने जब 104 सीटों पे चुनाव जीती थी, उसके बाद लगातार अगर बात की जाए तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कई विकास योजना का वहाँ पे लोकार्पण किया, उसके बाद कई रोड थे उसका उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो दक्षिण पर फोकस रखना चाहती है कि दक्षिण को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर 2024 में अगर बीजेपी को दोबारा से केंद्र में सरकार बनानी है तो दक्षिण इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और दक्षिण में चाहती है बीजेपी की अच्छा प्रदर्शन हो कि बीजेपी दोबारा से सेंट्रल में 2024 में आए। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए कि चुनाव प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 11:30 बजे के बाद वो हमसे बात करेंगे, न्यूज़ इंडिया से बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो तैयारी है वो बिल्कुल धरातल पे है। अगर बात की जाए तो देखिए लगातार गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं कर्नाटक, उसके बाद वो बैठक लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कार्यकर्ता लेवल की पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करती है, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता उनसे बात करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तैयारी है वो फुल प्रूफ है। अब ये देखना होगा कि जब चुनाव आयोग अपनी घोषणा करता है तो कि कौन कौन से उसमें, क्योंकि अगर आज बात की जाए तो आज से आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो तैयारियां चुनाव आयोग को भी देखनी होगी किस तरीके से, क्योंकि पिछली बार अगर बात की जाए तो सिर्फ एक चरण में हुआ था, इस बार भी उम्मीद है कि एक चरण में होगा, क्योंकि 26 मई के आसपास सरकार दूसरा जो सरकार है उसका गठन होना है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि अब बीजेपी जो है वो किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। हालांकि अगर बात की जाए तो लिंगायत समाज का जो महत्वपूर्ण जो 14% वोट जो है सागर बता रहे थे वो महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी लगातार चाहती है कि लिंगायत समुदाय का साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 2018 में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा साथ जो है वो दलितों ने दिया था और 40% साथ जो था वो आपको मिला था। सबसे बड़ी आपने ये देखा कि किस तरह से साथ मिला। अब अगर हम ये देखें तो अब जो हम देख रहे हैं सबसे पहले कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म होना हो, चाहे भले ही एक कैटेगरी का खत्म किया गया है B2, लेकिन अगर हम अभी देखें तो हमने ये भी देखा है कि आरक्षण को अंतरिम स्तर में यानी अंदर जिस तरह से 4 हिस्सों में बांट दिया गया है उसे किस तरह से आप देखते हैं, कितना असर जो है उसका होगा, क्योंकि पिछली बार दलितों का साथ मिला था और इस बार बंजारा समुदाय जो है वो लगातार विरोध भी कर रहा है। नहीं देखिए, वहां जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि कांग्रेस जो है वहां एक कॉमनल रंग जो है या
पंजाब को लेकर हो या टीपू सुल्तान को लेकर हो, या फिर कह लीजिए कि और भी कारणों से जो है एक जो तुष्टीकरण की नीति, हालांकि इनके पास जो है, अगर ये विपक्ष में थे तो स्वाभाविक रूप से जो जनता से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, मुद्दा हैं, वो सामने रख के बात करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि उसमें क्या है कि सरकार की जो उपलब्धि है, सरकार का, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए और जिस प्रकार से वहां हाईवे बना, जिस प्रकार से वहां डेवलपमेंट के और काम रहे, उसको किसी न किसी तरह से जो है कांग्रेस या जो हमारे विपक्षी के मित्र हैं, उन्होंने उसको डिरेल करने की कोशिश करी है। तो स्वाभाविक है कि आज की डेट में उसको आइडेंटिफाइड करना, उसको चिन्हित करके और उसको कहीं पब्लिक के सामने रख के बात करना, ये एक चुनौती है। चूंकि वहाँ एक 4% या 5% जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको लेकर जो हिंदू मुसलमान करने की जो बात हो रही है लगातार, हालांकि इसमें सच नहीं है कि जो कहा जा रहा है कि भाई रिजर्वेशन हटा के जो है भाजपा ने जो है पोलराइजेशन का ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो संविधान परमिट ही नहीं करता था, और अभी तक कोई चीज अगर गलत है और वो चला आ रहा था और उसको ठीक कर दिया गया कानून और कायदे के हिसाब से, तो वो देश हित में है और संविधान हित में है। अब ये चुनौती हमारे लिए निश्चित रूप से एक रहेगी कि हम कैंडिडेट का जो सिलेक्शन करें, वो हमारी एक सबसे बड़ी एक चुनौती है। और ये देखिए महेश जी, आपकी प्रयोगशाला में क्या आप लोग प्रयोग करते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा वो प्रयोग कितना सफल होगा। रत्नाकर जी भी हैं कांग्रेस की तरफ से। रत्नाकर जी, कैसी तैयारियां कांग्रेस की प्रयोगशाला में कर्नाटक चुनाव को लेकर? क्योंकि देखिए ये 5 साल तो बेहतर नहीं रहा, वो आप भी जानते हैं। आगे का 5 साल कैसे बेहतर हो, क्या इस पर तैयारी है इसको लेकर? जी सागर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये 5 साल बेहतर नहीं रहा है। राज्य में जो जनता है उनके लिए 5 साल ये बेहतर नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो 40% कमीशन वाली जो है सरकार है, ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। रत्नाकर जी, सागर का मतलब आपसे था, कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा है क्योंकि सरकार में आए भी और चले भी गए। मतलब बिल्कुल सागर जी का जो था, मैं उसको अपने तरीके से मतलब तो सर कई निकल जाते हैं सर एक ही शब्दों में। सर चारुल जी, सागर जी का जो मतलब है उसी मतलब को मैं इलोबरेट कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको कि क्या मतलब है। नहीं जी सर, आप रत्नाकर जी आपका मतलब हो सकता है, आप उसका उस हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं सागर का मतलब ये स्पष्ट था कि कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा है 5 साल। 5 साल में आपने अनेक राज्य में जहां जहां चुनाव हुए वहां के नतीजे भी देखे होंगे, और इस लिहाज से ही सागर का अर्थ ये था कि नहीं सही रहा, क्योंकि आपने सरकार भी बनाई थी, आप ही के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी की सरकार बन गई। समझ गया, आपकी बातों को समझ गया, सागर जी की भी बातों को मैं समझा, उसके अनुरूप में आंसर दे रहा हूं। मैं तो अभी तक आपको नहीं समझ पाया ना रत्नाकर जी। प्रश्न क्या? मैं भी तो आपकी बातों को समझूं। अगर एक सीधा सा सवाल, अगर आपके विधायक नाराज होकर, लेकिन जनता के लिए ये 5 साल अच्छे नहीं रहे ना कर्नाटक में, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किस प्रकार ये 40% कमीशन वाली सरकार, वहां पे आज भ्रष्टाचार जो है चरम पे है, कि वहां पे प्रमुख मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है। और देखिए आप किस तरह से मंत्री जो है, मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। 8-8 करोड़ जो है विधायक के लड़के के पास 8-8 करोड़ कैश बरामद किए जा रहे हैं, वो भी लोकायुक्त द्वारा। कहाँ गई आपकी पुलिस, कहाँ गई आपके एंटी करप्शन टीम, वो सारे कहाँ गए? क्योंकि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है कर्नाटक की सरकार। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे आज बेरोजगारी का है। 2.5 लाख जो है सरकारी पद रिक्त हैं, क्यों नहीं वहां की कर्नाटक की सरकार, बीजेपी की सरकार उसको भर रही है। कहने का मतलब ये है कि 2013 में भी हमने उम्दा प्रदर्शन किया था, 2018 में भी हमने सरकार बनाई, लेकिन ऑपरेशन लोटस जो इन्होंने चलाया उसकी वजह से रत्नाकर जी आपसे एक सवाल है 2013 का। रत्नाकर जी एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, 2013 का आपने जिक्र किया, आपने भी तो तमाम कोशिशें की थी, राज्य ध्वज बनाने की बात आपकी ओर से कही गई थी कि कर्नाटक में दे दिया जाएगा, इसके लिए भी आपने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। लिंगायत समुदाय को अलग धर्म बनाने की बात भी आपने कही, इसके लिए भी केंद्र सरकार से बात की गई। ये तमाम मुद्दे जो आप डिबेट में समझा पाते हैं, या फिर जनता को क्यों नहीं समझा पाते, जनता को समझाकर उनका वोट बैंक क्यों नहीं समझ पाते, और आपके अपने विधायक इस्तीफा दे देते हैं, आप आरोप लगा देते हैं कि जी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन आपके विधायक बिक जाते हैं, आप ये क्यों नहीं समझते हैं? उतनी नैतिकता उनके अंदर क्यों नहीं है? अच्छा, अपराध और अपराधी में अंतर समझिए। अपराध करता कौन? अपराध वो करता है जो मानसिकता जिसकी अपराध करने की होती है। अपराध जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उंगली जो है अपराध पे ऊपर उठना चाहिए।
मानसिकता तो विधायकों की बदल गई, मानसिकता आपके विधायकों की बदल गई। नहीं चारुल जी, एक चीज आप वही बात पूरा कर लें दीजिए, बात बीच में प्रश्न करिएगा तो मैं अपनी बातों को रख नहीं पाऊंगा। चारुल जी, आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके किस प्रकार 6 राज्यों में, हमारे 6 राज्यों में सरकारों को बदल देते हैं। आपने देखा कि हमारे जो वहां पे कर्नाटक के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार जी, उनके ऊपर ईडी के तमाम नोटिस भेजे जाते हैं, तमाम पूछताछ होती है। तो ये किस तरह का दबाव अगर आप इतने, अगर आप सर कांग्रेस अगर इतनी बौखलाई और कांग्रेस सवाल कर रही तो हम कर ही लेते हैं बीजेपी से। रत्नाकर जी आप भी का सवाल, रत्नाकर जी आप भी का सवाल, आप भी का सवाल। महेश जी, जो आपके विधायक जी कर्नाटक में पकड़े गए 40 लाख की रिश्वत लेते हुए, जिनके बेटे के कार्यालय से 1.7 करोड़ पाया गया, क्या आपको विधायक जी का नाम याद है क्या महेश जी? नहीं, थोड़ा सा साउथ के जो लोग होते हैं सागर जी, उनका नाम याद रखना मदन विदुपक्षपा है, नेताजी का नाम बताइए। वो रिश्वत लेते पकड़े गए बेचारे, लेकिन नहीं भूल जाते हैं ना, भ्रष्टाचारियों को भूलते हैं। नहीं सर, अपने नेताओं का तो नाम याद रखिए। संसदीय समिति में महेश जी, मैं इसीलिए पूछा कि दिन भर दिन भर विपक्ष के भ्रष्टाचार को उजागर तो बीजेपी करने में लगी है, और जो बीजेपी के खुद ही नेता भ्रष्टाचार कर उनका नाम भी आप लोग तो याद रखिए सर। मदन विदुपक्षपा नेताजी हैं, उनके बेटे जी के कार्यालय से 1.5 करोड़ पाया जाता है। भ्रष्टाचार जो है ना, खत्म करने का ये कोई तौर तरीका नहीं है जो आप सुझा रहे हो कि नाम याद रखना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है या सर, बहुत बड़ा मामला था कर्नाटक का महेश जी, बहुत बड़ा मामला था। उससे भी बड़ा, आप सुन लीजिए, उससे भी बड़ा मामला डीके शिव कुमार का था, 11 करोड़। उससे भी बड़ा मामला येदियुरप्पा जी का उससे बड़ा मामला अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार में। ये देखो ये क्या तरीका है यार, ये संसदीय समिति में रत्नाकर जी वो जवाब दे रहे हैं, रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं। इस तरह का ये कौन सा है डिबेट करने का तरीका? चलिए महेश जी बोलिए, महेश जी बोलिए, करिए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ डीके शिव कुमार के यहाँ 11 करोड़ रुपया मिला, 600 करोड़ रुपए के ऊपर जो है ऑलरेडी वो उनके ऊपर पेनल्टी है। 1100 करोड़ रुपए का उनके यहाँ वो अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति के बारे में अभी तक नहीं बता पाए हैं। इसके अलावा आप रमेश कुमार के उस विवादित बयान को ध्यान में रखिए, जिसने ये कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, आप ये देखिए कि अगर इनके पास मुद्दा होता तो कोई प्रदेश अध्यक्ष ये बोलता कि हिंदुत्व जो है भारतीय संविधान के जो है अनुरूप नहीं है, और हिंदू का मतलब जो होता है वो गाली होता है। तो सवाल ये है कि ये सब सवाल करता कौन है, उठाता कौन है, एक बात। दूसरी बात कि आज भ्रष्टाचार पर ये देश देख रहा है, कर्नाटक भी इसी देश का एक हिस्सा है, कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर जब बेल पे कोई आदमी जाता है तो कैसे नंगाई कांग्रेस जो है वो सड़क। लेकिन महेश जी, मौजूदा समय में सरकार आपकी है ना सर, अगर आपके नेता अगर लिप्त अगर पाए जाएंगे तो फिर क्या इमेज बनेगी जनता के बीच? कांग्रेस तो बेदखल हो गई सत्ता से। कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी सर, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस इसीलिए सत्ता में नहीं है, आप हैं सर, आप लोग को बेहतर काम करना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमने आपसे कहा कि जो भ्रष्टाचारी है जीरो टॉलरेंस। अभी 2 दिन पहले आपने प्रधानमंत्री की बात को नहीं सुनी, कल भी प्रधानमंत्री ने जब भाजपा मुख्यालय का, सागर जी मुझे मौका दीजिए, 1 घंटे तक पूरा सुना सर पीएम मोदी जी के साथ उन्होंने एक बात कही, सागर जी देश का विकास करना है, हमारा अगर विकास संभव है। रत्नाकर जी सिर्फ एक वजह से है, समझ रहा हूँ रत्नाकर जी, उत्सुकता होती है सर, जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक का भी समय है सर। महेश जी ब्रेक का थोड़ा वक्त है, रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद, ठीक है। सर्वेश्वर जी आऊंगा लौटकर। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा देखिए, कहा जा रहा है कि कर्नाटक में हावी है, लेकिन समीकरण इस बार थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं। 2 दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में और जेडीएस यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला। चारुल बिल्कुल, देखिए इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव आयोग ने आखिर तारीखों का ऐलान जो किया, उसके तहत आखिर किस तारीख में कर्नाटक में चुनाव हो। बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। 11:30 बजे देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बस अब से कुछ ही देरों में। न्यूज इंडिया आपको लाइव तस्वीरें दिखाएगा और एक एक समीकरणों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कर्नाटक में किस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, कौन सी जाति किसके पाले में जाएगी तो पार्टी परचम लहरा सकती है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। 11:30 बजे का वक्त था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अब से कुछ ही देर में शुरुआत होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी।
पैनल में हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक के चुनाव को लेकर। चारुल, बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 224 विधानसभा सीटों पर आखिर किस तारीख में चुनाव होना है। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं। महेश वर्मा जी हैं, रत्नाकर जी हैं, सर्वेश्वर पाठक जी हैं और साथ में सहयोगी नमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, अब से बस कुछ ही देर का इंतजार और फिर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल 11:30 बजे विज्ञान भवन में जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होगी और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि जो कर्नाटक के अंदर 224 सीटें हैं उन पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और वहां की जनता को कब मौका मिलेगा कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करे, ये क्लियर हो जाएगा 11:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन कर्नाटक चुनाव को लेकर पहले से भी कई कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि वहां पर पिछले 5 साल की बात करें तो 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। पहले अगर हम बात करें साल 2018 में तो वहां पर जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन केवल 14 महीने के बाद ही वो सरकार गिर गई और उसके बाद बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री को बदला गया। हालांकि इन सबके बीच में अहम जानकारी ये भी है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी भी कर दी है। इसके अलावा बात करें बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी 2018 में कर्नाटक में चुनाव लड़ी थी, वहां से उनका एक विधायक जीत कर आया था, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं चारुल, गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, 5 विधायक को जीत कर आए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की थी। तो उम्मीद है कि इस बार कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी कोई सेंधमारी कर पाएगी, यह बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि इस बार अगर बात करें तो बीजेपी हालांकि इस बार बहुमत में है वहां पर, लेकिन बीजेपी को अपनी सरकार बचानी भारी इसलिए पड़ सकती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हम कम नहीं आंक सकते हैं। साल 2018 की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो है 78 सीटें आई थी। उसके बाद जेडीएस की बात करें, वहां पर दोनों गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं सागर कर रहा हूं कि इस बार बीएसपी और जो आम आदमी पार्टी है उस पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। चलिए, बिल्कुल, और इसीलिए कांग्रेस बार बार लेकिन ये कहती रही है। रत्नाकर जी पैनल में बने हुए हैं। सर, आपने कई बार जिक्र किया आप लोगों ने कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की सहयोगी पार्टी के रूप में काम करती है, चाहे वो उत्तराखंड रहा हो या फिर गुजरात। तो डर है कि नहीं सर कर्नाटक में? और तो और एक चीज और मैं जोड़ दूं सर, बीजेपी अब ओबीसी वाला मुद्दा भुना रही है। जो जाति को लेकर बयान दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से। सागर जी, देखिए, कोई भी पार्टी है, लोकतंत्र है, सारी पार्टियां आके चुनाव लड़ सकती हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हमें कोई डर है। हम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले महेश वर्मा जी बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में कि भ्रष्टाचार मुक्त कमाई देने की जो है कवायद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैं बता देना चाहता हूं आपको, राज्य ठेकेदार संघ ने कई बार जो है चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि 40% कमीशन ठेकों में लिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी अगर इतने ही दृढ़ निश्चयी है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त राज्य देना चाहते हैं, सरकार देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने एक भी पत्र का जवाब दिया? और पत्र का जवाब तो छोड़िए, कहीं क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया कि जो 40% कमीशन लिया जा रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं आपको उदाहरण सही बता देना चाहता हूं। के.एस. ईश्वरप्पा, जिनके मंत्री जो कर्नाटक के रहे, उनके ऊपर 40% कमीशन एक ठेकेदार ने लगाया, कमीशन खोरी का। ठेकेदार का नाम था संतोष पाटिल और उसने बकायदे इसको पब्लिक डोमेन में लेके आया। लेकिन उसका क्या हुआ, बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इतना दबाव उसके ऊपर पड़ा कि वो उस बेचारे ने सुसाइड कर लिया। और राज्य ठेकेदार संघ का कई बार पत्र लिखने के बावजूद भी कोई जो है उसमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो गई है कर्नाटक की सरकार। कहीं न कहीं येदियुरप्पा जैसे जो मुख्यमंत्री रहे वहां पे उनको कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी, जरा बता देंगे महेश वर्मा जी? इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि वो करप्शन में बुरी तरह से गिर चुके थे, इसलिए उनको कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन कहीं न कहीं शुरू हो गई है। रत्नाकर जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, सुनते हैं। Mr. R.K. Gupta and I am DG Media, Shefali Sharan. Sir, I would request you to kindly make your opening statement and thereafter the floor would be open for their questions. Thank you. Thank you, Shefali ji. Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right and Shri Arun Goel ji on my left.
senior officers, DCs of the Commission, friends from media present here. First of all, very good morning. We have gathered here to announce the schedule for the Karnataka election and the by-elections. You may recall that after the successful and peaceful conduct of elections in the 3 states of the Northeast, just early this year, it is now time to move to the southern part of the country. What a stark difference in terms of geography, culture, and varied challenges that we have in 2 different sets of states where we are doing the elections. The challenges in Northeast were very different than what we have in Karnataka. But what remains consistent and constant is our commitment to deliver a free, fair, transparent, and inducement-free election. So be it Northeast, South, across the length and breadth of the country, we are committed to do it. And you may recall that the challenges in the recently held elections were more in terms of controlling the violence, handling the tough topography, making the logistical arrangements, making machines move, the electoral machinery move, whereas in Karnataka, the challenges are of different nature, which I will elaborate. Well, you eagerly must be waiting for the schedule straightway, but just give me 15 minutes, 10 to 15 minutes to tell you the basics profiling. The term of Karnataka Legislative Assembly is till 24th of May 2023. So we have to complete the entire process before that. There are 224 assembly constituencies, of which 36 are reserved for the SCs and 15 are reserved for the STs. Let me just also tell you the electors' profile in the state, because a healthy electoral roll is a prerequisite and a foundation for any election activity and an exercise. Total electors in the states are 5.21 crores, of which male electors are 2.62 and female electors are around 2.59, almost equal. And during the SSR exercise which we completed, the Commission laid special emphasis on the, as I have been repeatedly saying, on the inclusive part of the electoral roll and also the human part of the electoral roll. What does it entail? It means we laid special emphasis on registration of new age voters between 18 to 19 years, women, transgenders, persons with disabilities, and also in Karnataka on the particularly vulnerable tribal groups, who are the disadvantaged groups. If you look at any human development indices, the particularly vulnerable tribal groups are the one who are at the lowest of the ladder. So we said we'll have a special outreach. I'll touch on that in one of the slides. The role gender ratio in the state stands at 988, which is very healthy. And the copies of the electoral rolls, including the process by which it was prepared, have all been shared with the political parties. And the involvement was at every stage. So friends, senior citizens and PWDs, as we have been putting a special emphasis on this part, and it's important in case of Karnataka because it will happen first time in Karnataka. The total number of 80 plus electors is 12.15 lakhs. So you would see that it's an increase of 32% from the 2018, and they also includes 16,976 proud electors who are 100 plus. We'll be having a special outreach for all of them. The persons with disabilities, as you would see, a sharp increase because of our focus, has increased to 5.55 lakhs. This is an increase of close to 150% over 2018. And you may ask me how it has happened. It's the social justice departments of the states give scholarships to various persons with disabilities. We also collected data from them so that, we can have an outreach. We can go to their houses and have a special outreach to persuade them
to facilitate them to become our voters. And this is the result of that. And through your medium, we would like to welcome them, pay our gratitudes to all the senior citizens and the persons with disabilities, transgenders, to please come and participate with all vigor in the election, and we are having a special attempt for that, which includes that for the first time, this facility for voting from home would be available in Karnataka to the 80+ voters and also to the persons with disabilities. It has been a very successful and very reassuring and very happy experience for all of us in the Commission. To just report through you, in recently 5 state elections which we have had recently, Himachal, Gujarat, Tripura, Meghalaya and Nagaland, over 73,200 persons with disabilities and 80+ senior citizens, we have been able to go to their house and take their votes. I mean, for one vote, 3 to 4 persons go. All the political parties are informed, it's videographed so that secrecy is not compromised. But it is worth the effort. It puts a pressure on the administration, on the already strained administration during the elections. But फिर भी इसमें जाना, वोट को लेना घर से सीनियर सिटीजन्स और PWDs का एक बहुत ही सुखद अनुभूति है और इसको हम आने वाले इलेक्शंस में और इसमें लगातार सुदृढ़ करते रहेंगे. So coming to the inclusive elections and connecting with the youth, which is very critical in case of all the elections, but more so in Karnataka and in terms of youth and urban. I'll tell you how. So the first time voters in Karnataka, because of our special effort as I just mentioned, has increased from 18 to 19 by 9.17 lakhs. And the young electors gender ratio, which was low at 720, has increased to 820. It's a jump of 100%. So means we have been able to get more and more girls in the age of 18 to 19 registered in our electoral rolls. So it's far more gender sensitive now. And all young voters who are turning 18 years by 1st of April 2023 will be able to vote in this forthcoming election. So this again, आपके माध्यम से मैं इसको फिर से बताना चाहता हूँ. कमीशन के एफर्ट से 4 क्वालिफाइंग डेट्स का अमेंडमेंट लॉ में हुआ था कि हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट. तो हमने एडवांस में एप्लीकेशन जो लेने का प्रोसेस शुरू किया, उसमें 1 अप्रैल को जो लोग 18 ईयर्स के होने वाले हैं उनकी पिटीशन हमारे पास पहले से आके रखी हैं और वो भी लोग 41,000 ऐसे हैं जो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन अमेंडमेंट वुड बी एबल टू कास्ट देयर वोट. अदरवाइज दे वुड हैव टू वेट, दे वुड हैव वेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर 1st of January to become eligible. So this is the power of that amendment which we I've just wanted to tell you. And youth participation in the electoral process, as you know, brings in the required energy and rhythm, yielding to a more vibrant and argumentative electoral process, participative electoral process, which is again a very healthy sign for the democracy. And as our National Voters Day theme was, there is nothing like voting. So this is what we are popularizing amongst the youth, and through you also requesting that when we have taken so much of effort to make them voters, let them also respond by coming to the polling stations on the date which we'll announce now. Coming to the particularly vulnerable tribal groups, as are again a human face and an inclusive agenda for the electoral rolls. The purity and the inclusiveness and the health of electoral rolls is one of the focus of the Commission, more so this year. So there are 2 PVTGs in Karnataka, Jhenukurba and Koraga tribes. And the total population is 46,852 and 18 plus is 30,507. And you would be happy to know that we have been able to enroll 100%. Primitive, these 2 PVTGs.
और इनके लिए 40 एथनिक बूथ भी हम बना रहे हैं ताकि वो अपने वैल्यू में, अपने तरीके से they feel happy participating in our elections. Similarly, for transgenders, total transgenders in the state as per the records of the department concerned is 42,756, and we have been able to enroll through our outreach in our process 41,312, which is again almost complete. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में एज ट्रांसजेंडर मार्क नहीं कराना चाहते। हमारी उनसे अपील है कि अगर ऐसे कुछ लोग छूट गए तो जिस फॉर्म में, जिस सेंसिटिविटीज के साथ वो अपने आप को अटैच मार्क कराना चाहते हैं, हम उसमें एक कदम उनसे आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे और उनको ऐड करेंगे। नाउ आफ्टर वोटर्स, टू गिव यू ए फील एंड ए ओवरव्यू ऑफ द पोलिंग स्टेशंस, there are 58,282 polling stations in the state of Karnataka, of which 20,866 are urban. And I'll tell you what special efforts are required for these urban area polling stations. Average electors per polling stations comes to 883, and we'll be doing as usual the 50% webcasting, which comes to 29,140. On all these sensitive booths which have been identified, we take 4-5 measures. Either there would be a CAPF, or there would be webcasting, or there would be a micro observer. It's a combination, and cumulatively, through a combination of all of this, we tend to put more vigor and vigil on the sensitive booths. For enhanced voter experience, how do we ensure that voters feel happy, want to come to the booth and take part in the festival of democracy? There would be close to 1,320 polling stations which would be managed exclusively by the women. ये भी उनके हर इलेक्शन में हम कर रहे हैं, उनके एक एम्पावरमेंट का भी पार्ट है. There is a feeling that yes, we can do it, and election exercises in the even remote places. There were booths in the recently held elections which were all managed by the women, including the security personnel. और इसी तरीके से 240 पोलिंग स्टेशंस वुड बी मॉडल पोलिंग स्टेशंस, जिसमें इको फ्रेंडली और ग्रीन बूथ्स उनको बनाएंगे. और ये भी एक नया प्रयास शुरू किया है कि जब यूथ नहीं आते हैं वोटिंग में, तो हम पोलिंग स्टेशंस को भी अपनी यूथ जो एम्प्लॉयज हैं उनसे मैनेज करें. तो जो भी यंगेस्ट एम्प्लॉयज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भी अपॉइंटमेंट्स रिसेंट हुए हैं, उन्हीं को ट्रेन करके उनको भी एम्पावर कर रहे हैं. तो इसलिए 224 सच बूथ्स वुड बी सेटअप विच वुड बी मैनेज्ड बाय. तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे. 24 मई से पहले प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ये कहना चुनाव आयोग का. लेकिन इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो पहले चरण में कहा जा रहा है कि चुनाव संपन्न. सीधा ले चलते हैं आपको इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में. अर्बन अपैथी. This is one area, as I said, that in Karnataka the areas of concerns would be different. So urban apathy is one, and money power is another, which will come to after this. So in urban apathy, the total voter turnout in the state is 72.4 in 2018. Against this, as you know, the overall country, if you look at the 2019 general elections, तो जो 20 टॉप के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें सबसे कम वोटिंग हुई, उनमें से 9 अर्बन एरिया में. इसके नाम यहां दिए हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, बट दे आर इन द टॉप 20. एंड इफ यू लुक एट द कर्नाटका, तो जहां 72% वोटिंग है, वहां बेंगलोर के साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल और बंगलौर में वो वोटिंग काफी कम है. 57, 51, 53, 55, 57 as against 72. And another disturbing trend is that it is reducing even from the earlier election, 2013 election. It was even more in 2013. It is reduced in 2018. So when we went there, we did call a large number of universities, students, and talk to them. And then we also decided
that in addition to the awareness activities like the electoral literacy clubs and the voluntary action forums, we'll also do because the Karnataka and Bangalore happens to be the knowledge city and the IT city of the country. So why don't we take advantage of their expertise? So we requested the IT sector, and through you we want to thank that IASC came forward, and they are doing an electhon. Instead of hackathon, we are saying it electhon. For what? We are saying that how to enhance the participation of urban and youth. Can we technologically connect to them more? Can we do outreach in a different way? And how to ensure the registration of new voters more and more? We don't have to work so hard. Is there a problem with our software? Is there a way we can motivate them to do it? How can, from the universities, or from the colleges, schools rather, from the 12th, almost everybody becomes 18. 12 years, 12th class when you pass plus 5 if you add, तो mostly 17 and a half and 18. तो आप वोट तो देना शुरू कर रहे हैं, बट आपको एक कमिटमेंट की जरूरत है. तो इस इलेक्थॉन में हमने ये भी रखा है कि डिवाइस ए सॉल्यूशन दैट हाउ कैन इट बूस्ट वोटर टर्नआउट ऑन द इलेक्शन डे. और उसका भी एक मेथड हमने और अपनाया है, वो भी आपको मैं अभी आगे बताऊंगा. ये कितने इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ इसमें जुड़ गई हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, large number of startups, large number of IT professionals. So we are thankful to all of them. And 47% have added on working on how to do the registration free. चलिए, तो चुनाव आयोग को आप सुन रहे थे. अब से बस कुछ ही देर में कर्नाटक में चुनाव कब होगा इसकी तारीख का ऐलान होना है. लगातार हमारी नजर बनी रहेगी.